हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश अध्याय 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1(3) में भारत का राज्य क्षेत्र 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार के द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जाएं। और इस समय भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, किंतु कोई भी अर्जित राज्य क्षेत्र नहीं है। याद रखिएगा, सभी राज्य भारत के संघात्मक ढांचे के अंग हैं और उनके और केंद्र के बीच शक्तियों का वितरण प्राय वैसा ही है जैसा संघात्मक शासन प्रणाली में होती है। दूसरी ओर अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है। केंद्र सरकार का यहाँ पे शासन चलता है, इसीलिए ऐसे प्रदेशों को केंद्र शासित क्षेत्र भी कहते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का जो गठन है इसके बारे में देख लेते हैं। 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया था। बाद में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश और इनके जो गठन वर्ष है आप ध्यान में रखिएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का गठन कब हुआ था? 1956 में। दिल्ली और लक्षद्वीप का भी गठन 1956 में ही हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1956, दिल्ली 1956, लक्षद्वीप का भी गठन 1956 में हुआ। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव इनका गठन 2020 में हुआ। पुदुचेरी का 1954 में, चंडीगढ़ का 1966 में, जम्मू एवं कश्मीर का 2019 में और लद्दाख का भी गठन 2019 में हुआ। 1973 तक लक्षद्वीप को याद रखिएगा लकादीव, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप के नाम से जाना जाता था। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, लकादीव, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप, ये है लक्षद्वीप के अंग। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी एनसीआर के रूप में जाना जाने लगा और 2006 तक पुदुचेरी को पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। याद रखिएगा, संविधान के किस भाग में? तो भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध किए गए हैं। देखिए, यद्यपि याद रखिएगा, जो भाग 8 है, जो पार्ट 8 है, इसका जो संबंध है वो किस मतलब कि सब्जेक्ट से है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से। तो यहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है उपबंध किए गए हैं, तो याद रखिएगा। यद्यपि बात करें तो सभी सामान्यतः संघ राज्य क्षेत्र पूर्णतः केंद्र शासित होते हैं, किंतु दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर इसके अपवाद हैं, जहां केंद्र के द्वारा उपराज्यपाल की नियुक्ति के साथ साथ विधानमंडल को गठन का भी प्रावधान है। इसी प्रकार यहां केंद्र सरकार तथा संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार दोनों की भूमिका है। देखिए, शेष 5 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासक होता है वो राष्ट्रपति का एजेंट होता है, अभिकर्ता होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख। देखिए, राष्ट्रपति प्रशासक को कोई पदनाम दे सकता है और जो राष्ट्रपति हैं प्रशासक को कोई भी नाम दे सकते हैं, पदनाम दे सकते हैं। जैसे वर्तमान में यह पदनाम जो है उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है, ये पदनाम है। और इस समय दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल तथा चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा लद्दाख में प्रशासक हैं। ठीक है। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य के निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और इस उत्तरदायित्व के संबंध में वो अपनी मंत्री परिषद के सलाह से नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। संसद ने वर्ष 1962 में 14वें संविधान संशोधन के आधार पर अनुच्छेद 239 क के तहत पौंडीचेरी में विधानमंडल का प्रावधान किया और इसी प्रकार 1991 में 69वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 239 क और क ख को जो है शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया है।
2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया और लद्दाख को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अन्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह की जो है राजनीतिक संस्था नहीं है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे जो फैक्ट है इसको देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के जो कारण हैं वो क्या है? देखिए, दिल्ली और चंडीगढ़ के जो कारण थे राजनीतिक और प्रशासनिक सोच था। पुदुचेरी, दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव का जो कारण था वो था सांस्कृतिक मतलब भिन्नताएं। और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो मतलब कि गठन के जो कारण थे वो था सामरिक महत्व। इसके बाद मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश ये बाद में पूर्ण राज्य बन गए, जिसके कारण थे पिछड़े और अनुसूचित लोगों के लिए विशेष व्यवहार और देखभाल। ये था कारण, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो देखिए, दिल्ली के लिए विशेष जो उपबंध है, वर्ष 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष स्थिति जो है प्रदान की गई और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक जो है नामित किया गया। दिल्ली के लिए वर्ष 1992 में विधानसभा व मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इससे पहले दिल्ली में महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद थी। दिल्ली विधानसभा की क्षमता 70 सदस्यीय निर्धारित की गई है। ये सदस्य जो है लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से जो है चुने जाते हैं और इनका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो 70 सदस्यीय जो है विधानसभा की जो क्षमता है दिल्ली का वह है 70 सदस्य। ये सदस्य लोगों के द्वारा डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और इनका चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सूची के 3 विषय लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर, याद रखिएगा कौन कौन? तो लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर समवर्ती सूची के और राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का जो है दिल्ली विधानसभा को अधिकार दिया गया है। परंतु संसद के द्वारा बनाई गई विधि विधानसभा के द्वारा बनाई गई विधि से अधिक प्रभावी होगी। ठीक है। सरकार की सहायता और सलाह मानने के लिए उपराज्यपाल की जो है बाध्यता है। अगर इसके बारे में देखें तो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के मध्य सत्ता की जो है सीमाएं निर्धारित करते हुए कहा कि उपराज्यपाल भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था के मामलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के निर्णय में हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं कर सकता है और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह उस पर जो है बाध्यकारी है। संसद, देखिए संसद केंद्र शासित प्रदेशों के तीनों सूचियों, राज्य सूची के विषय पर भी तो तीनों सूचियों के विषयों पर विधि बना सकती है। संसद की इस शक्ति का विस्तार पुदुचेरी और दिल्ली तक भी है, जबकि इनकी अपनी विधायिका है। पुदुचेरी के लिए भी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जा सकता है यदि वहां विधानसभा विघटित या बर्खास्त हो। राष्ट्रपति के द्वारा बनाई गई विधियों की शक्ति और प्रभाव संसद के अधिनियमों की तरह है। संसद किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना क्या कर सकती है और उसे निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था। संघ राज्य क्षेत्र, देखिए इसकी जो कार्यपालिका है अंडमान व निकोबार का उपराज्यपाल है, चंडीगढ़ का प्रशासक मतलब की कार्यपालिका कहलाता है और दादरा नगर हवेली का प्रशासक है, दमन दीव का प्रशासक है, दिल्ली का उपराज्यपाल और देखिए विधानसभा यहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी है। लक्षद्वीप में प्रशासक है, पुदुचेरी में उपराज्यपाल, विधानसभा भी है, मुख्यमंत्री भी है और मंत्रिपरिषद भी है। इसके बाद जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल, यहाँ पे भी विधानसभा है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और लद्दाख में उपराज्यपाल है। तो कार्यपालिका जो है आप देख सकते हैं कि किस संघ राज्य क्षेत्र में किसके जो पदनाम है किस नाम से जाने जाते हैं, कौन कौन से वहां पे जो है मतलब कि शासक हैं या प्रशासक हैं। संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 239 संघीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 का जो है कतिपय संघीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधायिका और मंत्री परिषद का सृजन करता है और 239 का जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए। तो 239 का जो है ये दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान जो है इसमें
मतलब कि उपबंधित हैं 239 क में। तो दिल्ली से संबंधित इस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 239 क जो है संवैधानिक तंत्र के विफलता की स्थिति से संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं। 239 जो है विधायिका की अनुपस्थिति में प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 240 जो है संघीय क्षेत्रों की नियम व विनियम बनाने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है। और 241 संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित जो है उपबंध किए गए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में जो अंतर है हम लोग देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो राज्य होते हैं केंद्र से संघीय इनका संबंध होता है, राज्य इनका संबंध केंद्र से संघीय संबंध होता है, और संघ राज्य क्षेत्र केंद्र से जो इनका संबंध होता है वो एकात्मक होता है। राज्य होते हैं केंद्र के साथ, जो राज्य होते हैं इनका केंद्र के साथ शक्ति का बंटवारा होता है, और जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं ये सीधे तौर पर केंद्र के प्रशासन व नियंत्रण में होते हैं। और राज्य होते हैं इन्हें स्वायत्ता प्राप्त है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र को कोई स्वायत्ता नहीं है। राज्य जो होते हैं स्टेट जो है प्रशासनिक व्यवस्था में इनमें जो है समरूपता है, और संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में अगर बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता नहीं होती है। देखिए, राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख होता है, वहीं संघ राज्य क्षेत्र में कार्यपालिका प्रमुख अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त। और राज्यपाल राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, वहीं संघ राज्य क्षेत्र में अगर बात करें तो प्रशासक राष्ट्रपति के अभिकर्ता की तरह है, एजेंट की तरह है। तो याद रखिएगा जो अंतर है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो होगा वो स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए, या आपके पास बुक है तो आप बुक को जो है एक बार मतलब कि एनालिसिस करके जो है लेक्चर को मतलब कि स्टडी कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड होगा, अध्याय 16। तो इसका जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट सेशन में होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।